नमस्कार। बांग्लादेश में हाल ही में एक क्रांति हुई, सरकार गिर गई और फिर हुए चुनाव। सबको यही लगा था कि भाई जिन लोगों ने क्रांति की वही जीतेंगे, लेकिन जब नतीजा आया ना तो कहानी बिल्कुल ही पलट गई। तो आज हम इसी चौंकाने वाले पॉलिटिकल यू टर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बहुत सीधा सा है, जिन लोगों ने सड़कों पर उतरकर पूरी की पूरी सरकार बदल दी, क्या जनता ने उन्हें ही वोट देकर सत्ता की चाबी सौंपी या फिर उन्हें पूरी तरह से नकार दिया? और जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जिसने जीती 209 सीटें, और दूसरी तरफ वो क्रांति करने वाले छात्र और जमात का गठबंधन, उन्हें मिली सिर्फ 6 सीटें। मतलब ये एक बिल्कुल एक तरफा फैसला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जिन लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, उन्हें ही चुनाव में इतनी बुरी तरह से हार क्यों मिली? आइए इसी को समझते हैं। 209 सीटें, जरा सोचिए, 300 सीटों की संसद में सरकार बनाने के लिए चाहिए होती है सिर्फ 150। मतलब बीएनपी ने सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि एक बहुत बड़ा एक तरफा बहुमत हासिल किया है। और हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। करीब 20 साल बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी हो रही है। और अब बात करते हैं दूसरी तरफ की। वो क्रांतिकारी नेता जिन्होंने बदलाव का नारा दिया था, उन्हें क्या मिला? सिर्फ 6 सीटें, वो भी 30 सीटों पर लड़ने के बाद। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जनता ने उनके आंदोलन का तो साथ दिया, पर जब बात देश चलाने की आई तो उनके नेतृत्व को सिरे से खारिज कर दिया। तो फिर सवाल वही है कि वोटर्स के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? उन्होंने एक्सपीरियंस और रेवोल्यूशन यानी अनुभव और क्रांति के बीच किसे चुना और क्यों चुना? देखिए, वोटर्स के सामने दो बहुत ही क्लियर ऑप्शन थे। एक तरफ थी बीएनपी, एक जानी मानी पुरानी पार्टी जिसे सरकार चलाने का अनुभव था, और दूसरी तरफ थे ये छात्र नेता और जमात पार्टी का गठबंधन। इनके पास सड़कों पर आंदोलन का तो खूब अनुभव था, लेकिन देश चलाने का नहीं। तो इस रिजल्ट से जनता का मैसेज बिल्कुल साफ है। पहला, लोगों ने एक्सपीरियंस यानी अनुभव को चुना। दूसरा, उन्होंने जमात पार्टी के जो कट्टरपंथी और पाकिस्तान समर्थक विचार हैं उन्हें सिरे से नकार दिया। और तीसरा, लोगों को ये लगा कि अनुभवहीन छात्र नेताओं के हाथ में देश की कमांड देना ठीक नहीं होगा। लेकिन रुकिए, ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने के बारे में नहीं था। अरे, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा था, और वो था देश के संविधान और शासन की पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए एक रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह। और इस पर भी लोगों का फैसला बिल्कुल साफ था। करीब 70% लोगों ने कहा, हाँ, हमें संवैधानिक सुधार चाहिए। इसका मतलब एकदम क्लियर है, लोग सिर्फ सरकार का चेहरा नहीं बदलना चाहते थे, वो पूरा का पूरा सिस्टम बदलना चाहते थे। अब इन सुधारों के पैकेज को एक नाम दिया गया है, द जुलाई चार्टर। इसमें 80 से भी ज्यादा प्रस्ताव हैं, और सोचिए 50 तो सीधे सीधे संविधान में बदलाव के लिए हैं। और मकसद सिर्फ एक है, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा देना। तो इस चार्टर में कुछ बड़े बड़े बदलावों को मंजूरी मिली है, जैसे प्रधानमंत्री की पावर को कम करना, राष्ट्रपति को और ज्यादा अधिकार देना, और संसद को 2 सदनों वाला बनाना। मतलब एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो ये तो हुई बांग्लादेश के अंदर की बात, लेकिन बाहर की दुनिया, खासकर जो पड़ोसी देश हैं, वो इस पूरे बदलाव को किस नज़र से देख रहे थे? सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत ने इन नतीजों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को बधाई भी दी। देखिए, भारत के लिए जमात जैसी भारत विरोधी और कट्टरपंथी पार्टी का हारना एक बहुत बड़ी राहत की बात है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी थी जमात, उसे बांग्लादेश की जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ये एक तरह से पाकिस्तान के असर को नकारने जैसा है। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका और चीन ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई और नई सरकार को बधाई दे दी। तो इससे ये साफ हो जाता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इन नतीजों को मान चुकी हैं और बांग्लादेश की नई लीडरशिप के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, चुनाव हो गए, नतीजे आ गए। अब सवाल ये है कि इन नतीजों के बाद बांग्लादेश के लिए आगे का रास्ता क्या होगा? देश अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा? सबसे पहला और बड़ा बदलाव तो ये है कि 35 साल में पहली बार बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। तारिक रहमान के आने के साथ ही खालिदा जिया और शेख हसीना का जो दशकों पुराना दौर था, वो अब खत्म हो रहा है। और तारिक रहमान ने आते ही अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी हैं। टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका एजेंडा क्या है।
देश के हालात सुधारना, इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाना, भारत और अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर करना और देश में बढ़ते कट्टरपंथ को काबू में करना। तो एक नया नेता है और एक नया संविधान भी। अब आखिरी सवाल यही बचता है, क्या बांग्लादेश ने आखिरकार एक स्थिर रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिया है, या फिर ये सब सिर्फ एक नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत है?